न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हिमांशु शुभम आज भूगोल विषय के तहत नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भूमि एवं मृदा संसाधन। इसके पूर्व हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ चुका है। संसाधन क्या है, किसे कहा जाता है, संसाधन कितने प्रकार है, उस संसाधन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन तमाम तथ्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग नए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है भारत देश के अंतर्गत जो भूमि और मृदा संसाधन मौजूद है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हम पृथ्वी ग्रह पर निवास करते हैं और उस पृथ्वी ग्रह को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक स्थल और दूसरा जल। दोनों का अगर वितरण देखा जाए तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल का और 71% भाग पर जल का विस्तार देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि एक विशाल साम्राज्य पर जल है जबकि एक बहुत ही कम भूभाग पर जिसका मात्र 29% हिस्सा है वहां पर स्थल का विस्तार देखने को मिलता है। इस स्थलीय भूभाग को कुल 3 आकृतियों में बांट दिया गया है, पर्वत, पठार और मैदान। हमारे पृथ्वी पर कुल 3 प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तीनों का वर्णन कर दे। अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत एक ऐसा स्थलाकृति होता है जिसका शीर्ष भाग शंक्वाकार होता है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनी रहती है पर्वत की जिसका शीर्ष शंक्वाकार हो और आधार का क्षेत्रफल शीर्ष के क्षेत्रफल से बहुत ही अधिक हो, उस क्षेत्र को हम पर्वत के नाम जानते हैं। जहां तक पठार की बात करें तो पठार का जो शीर्ष होता है वो समतल या सपाट या चपटा रहता है और इसकी जो ऊंचाई है वह पर्वत से कम होती है और मैदानी भाग से अधिक होती है। और मैदानी भाग की बात करें तो दूर दूर तक फैले हुए समतल भूभाग को हम मैदान के नाम से जानते हैं। यह तो हो गया इसकी व्याख्या। अगर हम अपने भारत देश में इसके वितरण को जानने का प्रयास करें तो भारत में लगभग 30% भाग पर पर्वत का विस्तार है, 27% भाग पर पठार का विस्तार है और 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। इसका अर्थ हुआ कि भारत के सबसे अधिक भाग पर मैदान है जो कि कुल मिलाकर 43% है, 30% भाग पर पर्वत और 27% भाग पर पठार है। आगे की ओर चर्चा करें कि अगर भूमि की बात करें तो इस भूमि को हम उपयोग के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उर्वर भूमि, अनउर्वर भूमि जिसे बंजर या व्यर्थ भूमि भी कहा जाता है और तीसरा परती भूमि। अब यह तीनों क्या है, तीनों क्या व्याख्या कर ले। अगर उर्वर भूमि की बात करें अर्थात वह भूमि जिसमें उपजाऊ शक्ति मौजूद हो, फसल को उत्पादन करने की क्षमता हो, उस भूमि को हम उर्वर भूमि के नाम से जानते हैं। जिस भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई हो या नष्ट हो गई हो उस भूमि को हम अनउर्वर भूमि या बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि कहते हैं। और ऐसी भूमि जिसे खाली छोड़ दिया जाता है 1 या 2 वर्षों के लिए ताकि पुनः उर्वरता लौट सके, उस भूमि को हम परती भूमि के नाम से जानते हैं। यह तो हो गई भूमि की बात। उससे संबंधित जो हमारी भूमि का जो सबसे ऊपरी पृष्ठ है जिसे हम मृदा अर्थात मिट्टी के नाम जानते हैं उसका कुछ व्याख्या कर ले। अगर भूमि और मृदा दोनों की चर्चा किया जाए तो यह दोनों प्राकृतिक संसाधन है अर्थात यह हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और साथ ही साथ इसका जो भंडार है वह हमारे प्रकृति में असीमित है। इसकी पुनः प्राप्ति संभव है, अतः इन दोनों को हम नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जहां तक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो मृदा का जो निर्माण होता है वह चट्टानों के टूटने फूटने से या सड़ने गलने से या जो अलग अलग प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, उन अपक्षय प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। अगर इसके निर्माण प्रक्रिया की चर्चा करें तो यह एक बहुत ही धीमी और जटिल प्रक्रिया है और 1 इंच मोटी मिट्टी की परत को बनने में लगभग हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसी मिट्टी में एक विशेष तत्व ही मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। इसी ह्यूमस होने के कारण मिट्टी में उपजाऊ शक्ति पाई जाती है। यह ह्यूमस क्या है तो मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को हम ह्यूमस के नाम जानते हैं। जब भी कोई जीव जंतु मिट्टी में मिलती है तो वह सड़ गल के ह्यूमस का निर्माण करती है और उसी ह्यूमस के कारण मिट्टी में उपजाऊ शक्ति आती है। जिस प्रकार हमने भूमि के अलग अलग प्रकार को जाना उसी प्रकार मिट्टी के प्रकार की भी चर्चा कर ले। मिट्टी को सामान्यतः हमने यहाँ 2 अलग अलग आधार पर बांट दिया है, एक गठन के आधार पर और दूसरा स्थान के आधार पर। गठन की चर्चा करें तो गठन के आधार पर मिट्टी के लगभग 3 प्रकार हैं, चिकनी मिट्टी,
बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। तीनों मिट्टी क्या है, तीनों की चर्चा कर लेते हैं। चिकनी मिट्टी की बात करें तो वह मिट्टी जिसमें पंख की मात्रा अर्थात क्ले की मात्रा अधिक हो, उस मिट्टी को हम चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। अर्थात उसमें पानी मिलाने पर वह चिपचिपा हो जाता है, वह उसमें उसका जो मिट्टी का कण है वह बहुत ही महीन होता है। जहां तक बलुई मिट्टी की चर्चा करें तो इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी का जो कण है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। और दोमट मिट्टी की बात करें तो इसमें पंख और बालू इन दोनों की मात्रा समान होती है। तो जिस मिट्टी में पंख की मात्रा अधिक हो वह चिकनी मिट्टी, जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो वह बलुई मिट्टी, और जिसमें पंख और बालू दोनों की मात्रा समान हो उसे हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आधार की चर्चा करें स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक स्थानीय मिट्टी और दूसरा स्थानांतरित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी क्या है, तो वह मिट्टी जो मूल चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है उन मिट्टी को हम स्थानीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी यह स्थानीय मिट्टी की श्रेणी में आते हैं। और वह मिट्टी जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो या पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई हो, अर्थात एक स्थान से उड़ाकर या बहाकर दूसरे जगह लाई गई मिट्टी को हम स्थानांतरित मिट्टी के नाम से जानते हैं। पुनः स्थानांतरित मिट्टी को दो भागों में बांट दिया गया है, वाहिक मिट्टी और लोइस मिट्टी। तो वह मिट्टी जो जल के द्वारा बहकर आई है उसे हम वाहिक मिट्टी कहेंगे और पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को लोइस मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इससे पूर्व हमने अभी जस्ट समझा कि मिट्टी कितने प्रकार है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसका हमने यहाँ नाम लिख दिया है। तो भारत में कुल मिलाकर 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिन 6 का नाम हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी और छठा पर्वतीय मिट्टी। तो पूरे भारत देश में इन्हीं 6 मिट्टी का विस्तार है जिसका हम क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला मिट्टी का नाम लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी। तो नाम से स्पष्ट है, अगर हम जलोढ़ को दो भागों में बांटना चाहे तो एक शब्द हो जाएगा जल और एक शब्द हो जाएगा ओढ़। अर्थात जल के द्वारा बहाकर जिस मिट्टी को लाया जाता है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ सिर्फ जल को ही नहीं लाती बल्कि उस क्षेत्र के मिट्टी को भी बहा कर लाती है। तो नदियां अपने अपवाह स्वरूप के दौरान जब मिट्टी को प्रवाहित करके लाती है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। हमारे भारत देश में इन 6 मिट्टी के बीच अगर तुलना किया जाए तो सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इस मिट्टी की और अधिक विशेषता की बात करें तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही माना गया है। अर्थात जितने भी मिट्टी है उन सभी मिट्टी में अगर सबसे अधिक उपजाऊ की बात करें तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इस मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता भी सबसे अधिक मानी गई है। जलोढ़ मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए धान के फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को ही माना गया है। अपने बिहार राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसे हम दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। यह दियारा भूमि मक्का की फसल के लिए काफी प्रसिद्ध मानी जाती है और उस क्षेत्र में मक्का की फसल का सबसे अधिक पैदावार होता है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि दियारा भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है तो वह फसल हमारा हो जाता है मक्का। ऐसी जलोढ़ मिट्टी को हम आयु के आधार पर 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसका नाम क्रमशः है खादर मिट्टी और दूसरा का नाम है बांगर मिट्टी। कहने का अर्थ हुआ कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसका नाम है खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो खादर मिट्टी होती है वह अधिक उपजाऊ होती है, इसके वनिस्पत बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी में कंकर पत्थर की जो मात्रा है वह कम होती है, जबकि बांगर मिट्टी में कंकर पत्थर की मात्रा अधिक होती है। खादर मिट्टी में मिट्टी का कण जो है वह महीन होता है, जबकि बांगर मिट्टी में मिट्टी का कण अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के बीच में अंतर स्पष्ट करें तो आप इसके बीच में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी की ओर चले, जिसका नाम है काली मिट्टी।
नाम से स्पष्ट है कि इस मिट्टी का रंग काला होता है। रंग के आधार पर इस मिट्टी का नाम रखा गया है। तो सबसे पहले इसके निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है जो लावा निर्मित चट्टानों के लावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होकर जमने से निर्मित होता है। उन्हीं बेसाल्ट के चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका रंग है काला। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस मिट्टी में एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग काला होता है। जहाँ तक इसके उत्पादन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे अधिक काली मिट्टी जो है वह सबसे अधिक वह उपयुक्त मानी गई है किस फसल के लिए? उस फसल का नाम है कपास। तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना गया है, इसीलिए काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के तौर पे आपको एक ऑब्जेक्टिव भी बता दे, काली मिट्टी जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहां पर स्थानीय स्तर पर इसका नाम है रेगुल मिट्टी। क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? उसे हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं रेगुल मिट्टी। और यह आपका एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी की ओर चले जिसका नाम है लाल एवं पीली मिट्टी। यह भी रंग के आधार पर ही रखा गया है। सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल इसका रंग है क्योंकि इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और जब इस लाल मिट्टी में जल का समायोजन हो जाता है तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, इसीलिए इसे हम पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जहाँ तक इसके विस्तार की बात करें तो भारत का जो पठारी हिस्सा है उन क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग अगले मिट्टी की ओर चलते हैं जिसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 मिट्टी का प्रकार अध्ययन कर लिया है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। यह जो शब्द आया है लेटेराइट, यह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से निर्मित हुआ है और इस लेटर का अर्थ होता है ईंट अर्थात ब्रिक। जिस प्रकार ईंट बनाने के लिए पहले मिट्टी को हम गीला करते हैं और उस गीली मिट्टी को आग में तपाकर उसे कड़ा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा इस लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान और अधिक वर्षा देखने को मिलती है वहाँ की मिट्टी वर्षा के होने पर गीली हो जाती है और जब उस गीली मिट्टी पर उच्च तापमान अर्थात धूप का प्रकाश अधिक पड़ता है तो वह सूखकर कड़ी हो जाती है। तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है वह हमारा लेटेराइट मिट्टी कहलाता है। अगर इसका विस्तार देखा जाए तो हमारे भारत देश के जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। सबसे अधिक उपजाऊ, अगर सबसे अधिक यह उपयुक्त मिट्टी कहे तो यह चाय की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। इसके अलावा कहवा का भी उत्पादन होता है, लेकिन चाय के उत्पादन के लिए यह सबसे बेहतर मिट्टी मानी गई है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी के बाद अगले मिट्टी की ओर चले जिसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से स्पष्ट है कि भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा उस मिट्टी को हम मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत देश में एक राजस्थान और दूसरा गुजरात का कुछ हिस्सा है जहां मरुस्थलीय भाग देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक एरिया जो कवर करता है मरुस्थल का वह हमारा है राजस्थान राज्य और इसी राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है। क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपको कि वह कौन सा राज्य है या भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। इस मिट्टी के कुछ विशेषता की चर्चा करें तो मरुस्थलीय मिट्टी में नमी और ह्यूमस का अभाव होता है जिसके कारण इसकी उपजाऊ क्षमता जो है वह बहुत ही कम होती है। इसमें फसल का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। मरुस्थलीय मिट्टी के बाद अगले मिट्टी की ओर चर्चा करते हैं जिसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। तो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है उस मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह फल और सब्जियों के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। कुछ सूखे फल का भी उत्पादन यहाँ किया जाता है। हमारे भारत देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पर्वत का विस्तार है।
तो चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान होता है और उस ढलान वाले क्षेत्रों में कृषि करने में समस्या होती है, इसीलिए कृषि करने के लिए वहाँ एक नई तकनीक, एक दूसरे तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं समोच्च कृषि। अर्थात मृदा अपरदन की समस्या को कम करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में जिस कृषि की पद्धति को अपनाया गया है उस कृषि को हम समोच्च कृषि कहते हैं। इस कृषि के तहत क्या करते हैं, तो जो ढलानी एरिया है, जो ढलान वाला हिस्सा है, वहाँ पर खेतों को वृत्ताकार रूप में जुताई कर और स्टेप बाय स्टेप अर्थात सीढ़ीनुमा खेत हम बनाते हैं, तो उस कृषि को हम समोच्च कृषि या सोपानी कृषि कहते हैं। इसका हमने परिभाषा के द्वारा भी वर्णन करने का प्रयास किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार रूप में खेतों की जुताई कर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं तो उस कृषि को हम समोच्च कृषि या सोपानी कृषि भी कहते हैं। हमारे भारत देश के तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पर्वत का विस्तार है। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन यह भी दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी कृषि अर्थात समोच्च कृषि की जाती है, जिसमें 3-4 ऑप्शन दिए हैं। उन ऑप्शन के आधार पर जो हमारा सही उत्तर है वह है उत्तराखंड राज्य, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र है, इसीलिए उस राज्य में समोच्च कृषि की जाती है। अगले कृषि की ओर चले, कृषि की ओर एक और पद्धति को देख ले। अगला कृषि का नाम हमने यहाँ लिखा है पट्टिका कृषि, अर्थात जिन क्षेत्रों में पवन अपरदन की समस्या देखने को मिलती है, अर्थात पवन के द्वारा मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या को कम करने के लिए घास की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है ताकि वह घास मिट्टी को उड़ने से रोके। इस कृषि को हम पट्टिका कृषि के नाम से जानते हैं।